Hey guys, this is Payal Roy and I welcome you all to the official YouTube channel of विज्ञान पाठशाला नेट सेट JRF मेक लर्निंग स्मार्ट एंड इजी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं हूँ पायल एंड मैं आपके लिए लेके आती हूँ UGC नेट सेट पेपर 1 की क्लास। और आज का जो टॉपिक है जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि आपको पता है कि नेट की जो एग्ज़ाम है, नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है, जैसे कि जो हो गया आपका 2021 का लास्ट ईयर एंड 2022 जून जो कि मार्च साइकिल है एंड उसका एग्ज़ाम हाल ही फिलहाल में दिया गया है कि जुलाई के सेकेंड वीक के लगभग कुछ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट्स एंड देन अगस्त में है। तो आपको पता नहीं है कि कब, मतलब पर्टिकुलर डेट शीट अभी तक नहीं आया है। तो जब तक वो आ जाएगा तब तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट कब है। लेकिन पेपर 1 जो है वो हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी होता है। ओके, सो आज हम लोग कुछ ऐसा क्वेश्चंस देखेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की, जो कि है MCQs क्वेश्चंस, लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड है। मैं प्रीवियस ईयर्स को एनालिसिस करके उसको लेके आई हूँ। ओके, तो कुछ कंसेप्ट भी आपको वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो सो लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द एनालिसिस ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप pragmatic possibilism implies that, मतलब मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप में पॉसिबिलिज्म क्या होता है, संभावना किस चीज का होता है कि देयर इज नो लिमिट फॉर मैन टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेस ऑफ अर्थ। कोई लिमिट नहीं होता है रिसोर्सेस को यूज करने का, ऐसा तो नहीं होता, एक तो लिमिट होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से कट हो जाता है। देन देयर आर लिमिटेड पॉसिबिलिटीज टू एक्सप्लोर द अर्थ रिसोर्सेज, ये हो भी सकता है, लेकिन और भी हम लोग ऑप्शन देखेंगे क्योंकि हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ओके, द मैन हैज टू वॉच एंड असेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विथ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। पहले उसको देखना चाहिए, असेस करना चाहिए उस परिस्थिति को, एंड देन आपको रिसोर्स की खोज में रिसोर्स को यूज करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन दिख रहा है अभी तक का। नेक्स्ट देखो, द मैन हैज टू कीप इन माइंड ओनली हिज बेसिक नीड्स वाइल प्लानिंग टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ रिसोर्सफुल आर्ट। अब देखो, सिर्फ बेसिक नीड्स माइंड में रख के आप करोगे तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ बेसिक नीड्स नहीं, आपको पूरा असेस करना चाहिए, पूरा सिचुएशन को देखना चाहिए एंड देन रिसोर्स को यूज करना चाहिए। तो उस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो आपका हो जाता है सी, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाता है आपका करेक्ट। ओके, चलो देख लेते हैं। देखो, ऑप्शन सी है करेक्ट। द मैन हैज टू वॉच एंड असेस द सिचुएशन एंड देन गो अहेड विथ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कौन सा इसमें से इंक्लूडेड है। देखो, बायोस्फीयर किसको कहा जाता है? ओके, सो देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि कौन सा इसमें से इंक्लूडेड है बायोस्फीयर में। अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में से अच्छे से समझना, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर। ओके, हाइड्रो मतलब जल। ओके, लिथोस्फीयर ये हो गया आपका लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ का पोर्शन, एंड ये हो गया आपका एटमोस्फीयर। तो ये हमने लिख दिया, ये हो गया आपका हाइड्रोस्फीयर, ये हो गया आपका लिथोस्फीयर और ये हो गया आपका एटमोस्फीयर। ओके, लेकिन इस तीनों में से कॉमन सा पोर्शन है, ये देखो, ये कॉमन वाला पोर्शन जो मैं यहाँ पे शेडेड कर रही हूँ, जो शेडेड एरिया है यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका हो जाता है क्या? ये आपका हो जाता है बायोस्फीयर। ये हो जाता है आपका बायोस्फीयर। मतलब कि बायोस्फीयर में हाइड्रोस्फीयर भी आना चाहिए, लिथोस्फीयर भी आना चाहिए एंड एटमोस्फीयर भी आना चाहिए, क्योंकि बायोस्फीयर एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो एनिमल्स है, एनिमल्स प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, वो सब वहाँ पे रहते हैं, वो सब वहाँ पे रहते हैं। ओके, सो इसलिए उसमें हाइड्रोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है, लिथोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है, एटमोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो उसका कॉमन पोर्शन हो जाता है आपका बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर में इसका ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, आपको पता चल ही गया है कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर्स आयोनोस्फीयर ऑकर्स। तो आपको पता है कि एटमोस्फेरिक जो लेयर होता है, तो एटमोस्फेरिक लेयर पहले तो होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर,
फिर होता है मेसोस्फीयर, ओके, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर, ऐसे करके लेयर्स आता है। ओके, सो इसमें आयोनोस्फीयर आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पे? सो यस, आयोनोस्फीयर आपको देखने के लिए मिलेगा मेसोस्फीयर पे। ओके, सो देखो यहाँ से और भी कई सारे क्वेश्चंस आपको कई सारे चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे कि ये जो आपका एटमॉस्फेरिक लेयर्स है। ओके, तो ये एटमॉस्फेरिक लेयर में एक हो गया ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ओके, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ऐसे करके आता है लेयर। ओके, सो इसके बाद ये ट्रोपोस्फियर हमारे जो अर्थ सरफेस है वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर तक जो कि उसका डिस्टेंस है, ओके, वो छाया हुआ है उतना तक। तो उसके बाद वो हर एक का कुछ कुछ डिस्टेंस होता है, तो ठीक है, वो तो है। उसके साथ साथ लगभग हर एक बुक में आपको हर एक मतलब अलग अलग थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन अप्रॉक्स वैसा ही होता है। अब देखो उसके साथ साथ अब आपको ट्रोपोस्फियर एंड स्ट्रेटोस्फियर के बीच में एक मिलता है जिसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ओके, सो वो एक इम्पॉर्टेंट सा पोर्शन हो गया। तो अब आपका हो गया स्ट्रेटोस्फियर में, आपको ये जो स्ट्रेटोस्फियर है इसमें आपको ओजोन गैस देखने के लिए मिलेगा जो हमको यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो आपका काम है, आप जब आंसर करोगे तो आपको देखना है कि आप हर एक जो इम्पोर्टेंट मतलब हर एक जो ओके, सो आपको देखना है कि हर एक जो उसका जो ऑप्शंस है वो आपको स्टडी करना है उसके साथ साथ। ओके, तो ये आपका काम है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चंस क्या है। ग्लोबल वार्मिंग ड्यूरिंग विंटर, विंटर के कारण जो मतलब विंटर में जो ग्लोबल वार्मिंग होता है बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड कब, कहाँ पे ज्यादातर होता है? इक्वेटर पे, या फिर पोल्स पे, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। ये आया है नेट में क्वेश्चंस। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा विंटर के टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में ज्यादा होता है, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन में आपको ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट देखो मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, क्या मलेरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या वायरल इन्फेक्शन है, क्या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, क्या फंगल इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा, स्टेफाइलोकोकस, बैसिलस, ओके, ये बहुत सारा बैक्टीरिया है। वायरल इन्फेक्शन में पोलियो आ जाएगा, मिजल्स आ जाएगा। पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, ये जो मलेरिया है ना, ये हो जाएगा आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन। ओके, एंड देन फंगल इन्फेक्शन भी कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो फंगल इन्फेक्शंस के अंदर आते हैं। और देन फंगल के अंदर और दो चीज आता है, एक हो जाता है आपका ईस्ट वाला पोर्शन और एक हो जाता है आपका मोल्ड वाला पोर्शन, तो ये भी मैं बता दे रही हूँ। सो इसका आंसर हो जाएगा पैरासाइटिक इन्फेक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ इंडियन कोस्टल वाटर, इंडियन कोस्टल वाटर जो है उसका मेन पॉल्यूटेंट क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है उसका मेन पॉल्यूटेंट हो सकता है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, क्योंकि इंडस्ट्री से जो आपका निकलता है जो एफ्लुएंट्स जो पॉल्यूटेंट्स आपका निकलता है वो डायरेक्ट जाके इंडियन कोस्टल वाटर में मिलता है, या फिर आप मानो कि किसी रिवर के थ्रू वो यहाँ पे जाके मिल रहा है, तो वो हो जाता है आपका, इसीलिए इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हो जाएगा उसका आंसर। सो द मेन पॉल्यूटेंट ऑफ द इंडियन कोस्टल वाटर इज ऑयल स्पिल भी, देखो ऑयल स्पिल भी होता है, म्यूनिसिपल सीवेज एंड एरोजल, इस सब से रिवर का होता है, लेकिन कोस्टल वाटर में ज्यादातर ऑयल स्पिल्स तो होता है, उसको छोड़ के भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स से ज्यादा पॉल्यूट होता है इंडियन कोस्टल वाटर। ओके, नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम एमिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम फ्यूल सोर्सेस इन इंडिया इज कॉज्ड बाय, मैक्सिमम जो इमिट होता है पॉल्यूटेंट जो निकलता है फ्यूल से, वो कहाँ से निकलता है? कोल से भी निकलता है, फायरवुड से भी निकलता है, वेजिटेबल वेस्ट प्रोडक्ट से भी निकलता है, लेकिन जो वेस्ट प्रोडक्ट का जो वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग मानो कि जो हम लोग यूज नहीं कर रहे, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम लोग फेंक दे रहे हैं, तो उसको अगर आप बर्न करोगे वेस्ट प्रोडक्ट, रिफ्यूज बर्निंग मतलब जो रेसिड्यू वेस्ट होता है ना, ओके, जो रेसिड्यू वेस्ट होता है, तो उसको अगर आप बर्न करते हो तो ज़्यादातर जो पॉल्यूटेंट्स है वो इमिट होता है। ओके, सो इसका हो जाएगा रिफ्यूज बर्निंग।
नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब देखो प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक होता है और एक होता है आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो डायरेक्ट इमिट होता है, ओके, और जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट के साथ मिलके इमिट होता है। सो ये मतलब मिलता है देन उसके बाद इमिट होता है, सो वो हो जाता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा नहीं है, क्वेश्चंस पूछा गया है कौन सा नहीं है। सो मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, एस्बेस्टस, ये सब प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, लेकिन ओजोन ऐसा नहीं है। सो ओजोन हो जाता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट, मतलब कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सो ओजोन हो जाएगा आपका सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट, विद द एब्जॉर्प्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ CO2 इन ओशन वाटर बियॉन्ड डिजायर्ड लेवल। अब देखो अगर आप अब डिजायर्ड लेवल से ज़्यादा CO2 ओशन में जाके मिल रहा है, लेकिन अगर उसका भी एक लेवल है, अगर वो लेवल से ज़्यादा CO2 अगर डिकम्पोज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके, वाटर में, ओशन वाटर में, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, मतलब इसके वजह से क्या होगा, अगर ज़्यादातर CO2 जाएगा तो इसके वजह से ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन होगा। राइज इन सी लेवल कब होता है बोलो तो, राइज इन सी लेवल होता है जब ग्लेशियर मेल्ट होता है ना, तब सी लेवल राइज करता है। इंक्रीज इन सैलिनिटी तो नहीं होगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर भी नहीं होगा। सो फाइटोप्लैंक्टन ग्रो करता है। ओके, चलो नेक्स्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ नॉइज। सो नॉइज की इंटेंसिटी मेजर कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। सो इंटेंसिटी का बात अगर आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा डेसिबल। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी पूछ दिया जाए, अगर आपको पूछ दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे हर्ट्ज। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, देखो हर्ट्ज है, फोन है, वाट्स पर मीटर स्क्वायर है, कोई भी ऑप्शन दिया रहे, इंटेंसिटी का हमेशा होता है डेसिबल। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए तब होता है हर्ट्ज। तो ये आपको याद होना चाहिए या फिर पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन ऑक्साइड अफेक्ट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड इसका जो संकेत है या फिर इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ये है NO। NO2 क्या हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, सो ये हो गया आपका। सो देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हो जाता है आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड किसको अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ में, सो ये अफेक्ट करता है आपका एस्थमा प्रॉब्लम, मतलब लंग्स को अफेक्ट करता है। ओके, सो एग्रेवेटिंग मतलब एस्थमा प्रॉब्लम अगर किसी को होता है तो उसको बढ़ा देता है। ओके, चलो नेक्स्ट है, देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वो क्या है हम लोग देख लेते हैं। सरफेस ओजोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, सरफेस ओजोन किससे प्रोड्यूस होता है, देखो एक होता है आपका सरफेस ओजोन, ओके, और एक होता है आपका ओजोन जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। ओके, जो स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। सो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होता है ना, ये ओजोन, यहाँ पे जो ओजोन होता है ये अच्छा है, जो कि यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करता है। लेकिन सरफेस ओजोन जो है, जो कि आपका अर्थ सरफेस में होता है, वो क्या करता है, टेम्परेचर को राइज कर देता है, और जो कि निकलता है कहाँ से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से। ओके, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से सरफेस ओजोन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो कि द कंस्टिट्यूएंट ऑफ स्मोक, ओके, जो कि फॉर्म होता है कहाँ से, स्मोक प्लस फॉग से फॉर्म होता है स्मोक। ओके, सो ये जो स्मोक है ना, ये इरिटेशन कॉज करता है आईज को, आईज में एक जलन होता है, आईज में इरिटेशन कॉज करता है। तो ये किसके चलते होता है, ये होता है हमारा यहाँ पे पैन के चलते। पैन मतलब पेरोक्सी, इसका फुल फॉर्म भी आया है नेट में, तो आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ओके, चलो देखो पैन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज फोटोकेमिकल स्मोक, जो कि एक बहुत ही मतलब फेमस क्वेश्चन है कि फोटोकेमिकल स्मोक कैसे, कहाँ से, मतलब कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। ओके,
सो इसका फॉर्मेशन आपको याद रखना है कि जब सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सनलाइट का रिएक्शन होता है तब ये फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन होता है। ओके, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट एंड सनलाइट। बीओडी क्या होता है? बीओडी आपका हो जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चंस इजी है, ये वाला क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है और बच्चे इसमें गलती भी करते हैं, कोई बेसिक ऑक्सीजन डिमांड करके आ जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चंस बेसिक है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आपको अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, सिलिकोसिस ये कैसे होता है? सिलिकोसिस ये कैसे होता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है ना, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, स्टोन क्रशर्स, तो यहाँ पे अगर सिलिकोसिस के बारे में पता होगा तो आप आसानी से बता पाओगे कि स्टोन क्रशर से होता है। स्टोन क्रशर क्या है बोलो तो कई बड़े बड़े स्टोन होते हैं या फिर पत्थर होते हैं जिसको वो क्रशर के थ्रू छोटे छोटे साइज में, डिफरेंट साइज एंड शेप्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके, डिफरेंट शेप्स एंड साइज में, तो तब उसके चलते सिलिकोसिस होता है। ओके, सो उसके चलते, स्टोन क्रशर्स के चलते सिलिकोसिस होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, द मैक्सिमम लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स इन इंडिया, ज़्यादातर जो फॉरेस्ट लैंड है, ओके, सो उसका लॉस किसके चलते हो रहा है? तो उसका लॉस हो रहा है रिवर वैली प्रोजेक्ट ज़्यादातर करने के चलते फॉरेस्ट लैंड्स का लॉस हो रहा है इंडिया में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके, नेक्स्ट देखो, द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड आर, कहाँ पे देखा जाता है सबसे लंबे लंबे पेड़ आपको देखने के लिए मिलेगा? इक्वेटोरियल रीजन पे या फिर टेम्परेट पे, मॉनसून पे या फिर मेडिटेरियन। सो देखो, टेम्परेट पे तो इतना लंबा नहीं होगा, मॉनसून में भी नहीं होगा, सिर्फ मॉनसून सिर्फ टेम्परेट ऐसा तो नहीं हो सकता। इक्वेटोरियल रीजन पे देखा जाता है टॉलेस्ट ट्रीज। ओके, नेक्स्ट देखो, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी। पहले तो एलपीजी क्या है? एलपीजी आपका है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, और एक होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके, सो इसका जो आपका हो जाता है, ये गैस सिलेंडर में देखने के लिए आपको मिलता है, हाई प्रेशर में जिसको रखा जाता है। ओके, सो गैस सिलेंडर जब लीकेज हो जाता है तब एक स्मेल निकलता है, वो स्मेल के चलते आपको पता चल जाता है कि गैस सिलेंडर में लीकेज हुआ है। तो वो कौन से चीज़ का स्मेल है, कौन से कंपाउंड का? तो वो है इथाइल। ये नाम आप याद रखेंगे तो अब जब क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप इजीली कर पाओगे। इथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन ये एक केमिकल है जो कि कंपाउंड है जिसको गैस सिलेंडर में दिया जाता है ताकि इसका जो स्मेल है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि जब भी गैस सिलेंडर में अगर लीकेज हो तो इसके चलते आपको पता चल जाए कि यस उसमें लीकेज हुआ है, तो आप लोग कॉन्शियस हो जाओ, अवेयर हो जाओ। ओके, सो अब देखना है क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ से कितना सारा हमने एक थ्योरी पोर्शन भी कर लिए कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये गैस सिलेंडर के जिसमें रहता है गैस, तो उसमें कौन से जो कंपाउंड है जिसके चलते वो स्मेल, एक स्ट्रॉन्ग सा स्मेल आता है। ओके, सो ये हमने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है एलपीजी में, तो वो हो जाएगा आपका ब्यूटेन। देखो ऐसे में तो एलपीजी में दो चीज़ होता है। ओके, ये भी मैं बता दूं, एक होता है आपका ब्यूटेन, दूसरा होता है आपका प्रोपेन। तो परसेंटेज ज़्यादा होता है ब्यूटेन का। ओके, मेन कंस्टिट्यूएंट इसलिए बोला गया है क्योंकि ब्यूटेन का परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा होता है। चलो ब्यूटेन, सो मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी इज ब्यूटेन। सी लेवल अराइजेज प्राइमरीली एज अ रिजल्ट ऑफ, जैसे कि मैंने ये पहले ही डिस्कस कर दिया कि सी लेवल किस चीज़ से ज़्यादा अराइज हो सकता है, सी लेवल बढ़ सकता है किससे? हेवी रेनफॉल, नो। सबमरीन वोल्केनिज्म, नो। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, नो।
सो इसका आंसर हो जाएगा मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ग्लेशियर जो दिन ब दिन मेल्ट होते जा रहा है उसके चलते सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो ये हो जाएगा आपका मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ अर्थ्स इंटरनल हीट। अगर अर्थ में इंटरनल हीट प्रोड्यूस होता जाए तो वो इंटरनल हीट के चलते क्या हो सकता है। एक कॉमन सेंस से भी आप इसका आंसर कर सकते हो। क्या हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, इंटरनल हीट, ओके, उससे अर्थक्वेक हो सकता है। ओके, और कौन सा एक ऐसा चीज है, मतलब कौन सा एक ऐसा आप मानो कि नेचुरल डिजास्टर है जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, नो स्टार्टिंग पॉइंट। एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर, ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है नेट में, एंड नो एंडिंग पॉइंट, जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है एंड एंडिंग पॉइंट भी नहीं है। तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा एक ही हो सकता है जो कि है आपका ड्रॉट। ओके, जो कि है आपका ड्रॉट। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल, अच्छा ये तो हमने किया अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज इन द वे ऑफ हाई रिस्क जोन ऑफ अर्थक्वेक। कहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा होता है, सेंट्रल इंडियन हाईलैंड या फिर कोस्टल रीजन, हिमालयन रीजन या इंडियन डेजर्ट। तो यहाँ पे आसानी से बता सकते हो कि कहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा होगा। सो हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक ज्यादा होगा। और आपको अगर पूछा जाए कि कहाँ पे सुनामी ज्यादा होंगे तो कोस्टल रीजन में सुनामी, या फिर आपका हो गया टोर्नेडो, सुनामी, ये सब ज्यादा होता है क्योंकि उसका जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है ना, वो मतलब हाँ ऊपर की तरफ आ जाता है। ऊपर से सुनामी में जैसा होता है कि वो वाटर लेवल ऊपर की तरफ से जा रहा होता है। ओके, सो वो कोस्टल रीजन में ही हो सकता है ज्यादातर। ओके, तो कोस्टल रीजन में इसीलिए सुनामी के चलते जब होता है तब कोस्टल रीजन में आप मानो कि कोई भी उसके आसपास कोई भी कुछ उसमें कुछ कोई काम करने जा रहा हो या फिर कोई भी बिल्डिंग हो तो उसको सतर्क कर दिया जाता है ना। सो ये हो गया आपका हाई रिस्क जोन वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट हो गया, इन जनरल द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का 3 वेव्स होता है ज्यादा, मतलब मेनली पी वेव्स, क्यू वेव्स, सरफेस वेव्स। ओके, मेनली, लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होता है ना, वो होता है सरफेस वेव। ये भी आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो क्योंकि सरफेस को हीट कर रहा है पहले। सो सरफेस वेव, ओके, तो सरफेस वेव हो जाएगा आपका मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक वेव्स। ओके, सो नेक्स्ट हो गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। देखो ये अर्थक्वेक जब आप पढ़े होंगे तो आपने फोकस का नाम सुना है, आपने एपी सेंटर का नाम सुना है, आपने सिस्मोग्राफ का भी नाम सुना है क्योंकि सिस्मोग्राफ से अर्थक्वेक नापा जाता है ना। लेकिन स्वेल्स, ये स्वेल्स क्या है, स्वेल्स का तो नाम हमने अर्थक्वेक पढ़ते समय नहीं सुना है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, विच इज स्वेल्स इज नॉट एसोसिएटेड विद अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल में मैं और वीडियो लेके आऊंगी जहाँ पे प्रोटोकॉल वगैरह जो है वो सारा रहेगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका हो गया क्योटो प्रोटोकॉल, आपका हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, कुछ पेरिस एग्रीमेंट, तो कुछ ऐसा है इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट एंड प्रोटोकॉल जिसको आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको पता नहीं आपका कौन सा शिफ्ट में होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। सो मेन एम क्योटो प्रोटोकॉल का हो गया कि जो हमारा जो 6 ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन आपको रिड्यूस करना है, रिड्यूस एमिशन ऑफ 6 ग्रीन हाउस गैसेस टू लेवल्स लोअर देन दोज ऑफ 1990। ओके, तो जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब कुछ आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ये एक आता है। ओके, तो ऐसा 6 ग्रीन हाउस गैसेस है जिसका एमिशन रिड्यूस करना है। ओके, तो ये हो गया 25 क्वेश्चंस। ये देखो इसका आंसर। ओके, सो ये हो गया आपका 25 क्वेश्चंस। तो देखो 25 क्वेश्चंस इज नॉट, मतलब आप क्वेश्चंस के क्वांटिटी में मत जाओ, नो। ओके, क्वेश्चंस के क्वांटिटी में मत जाओ, आप जाओ क्वालिटी में कि कैसा क्वेश्चंस
आपको कराया जा रहा है, आप क्वालिटी में जाओ, उसके साथ साथ आप देखो कि वहाँ से और कौन सा थ्योरी पोर्शन आप रिलेट कर पा रहे हो, है ना। सो वहाँ से कुछ कुछ थ्योरी भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो अगर आप डेली मानो 25 क्वेश्चंस करके या फिर 25 से 30 क्वेश्चंस करके प्रैक्टिस करते हो हर एक यूनिट से, ओके, हर एक यूनिट से, तो आपका प्रैक्टिस लेवल बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस लेवल को बढ़ाओ, जितना क्वेश्चंस हो सके आप प्रैक्टिस करो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि थ्योरी पोर्शन सिर्फ करने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी पता होना चाहिए ऑब्वियसली, देन उसके साथ साथ आपको जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना कोई भी कंसेप्ट अगर आपको थ्योरी में छूट जाता है तो वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आपका क्वेश्चन में। तो इसीलिए क्वेश्चंस मस्ट, और अभी एनटीए का पैटर्न ऐसा हो गया है कि उन लोगों का क्वेश्चंस लेवल भी थोड़ा इंक्रीज हो गया है, ओके। तो मैं उस टाइप का क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी। ये भी था प्रीवियस ईयर बेस्ड एमसीक्यूज। सो आपको अगर हमारे साथ आपका प्रिपरेशन बूस्ट करना है या फिर मेरे साथ पेपर 1 का प्रिपरेशन बूस्ट करना है तो आप एनरोल करो हमारे कोर्सेस में, और कोई भी डिटेल्स जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ओके। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तो आप ज्वाइन कर लो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली करना, एंड चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एनटीए नेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेरीज रहा तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आपके नियर वंस के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद विद्यान पाठशाला।